रंग और रोशनियों के शहर पर खामोशी छाई हुई थी। बुलंद जगह पर बैठने की वजह से दूर दूर तक के मनाजिर नजर आ रहे थे। जहां रोशनियों का तूफान उमड़ा हुआ था, यकीनन वहां सड़कों पर इतनी खामोशी नहीं होगी, लेकिन इस अलग थलग मकाम पर बड़ा सुकून था। साइका खामोश बैठी हुई थी। उस लड़की के हसीन चेहरे और उसके खद्दोखाल की जाज़बियत का तो मैं पहले दिन ही से कायल हो गया था, लेकिन उस वक्त उसके हुस्न में एक अजीब सा इजाफा हो गया था। उसमें अफसुर्दगी थी और मैंने उस रूप में उसे पहली बार देखा था। मैंने उसे मुखातिब किया, साइका, मालूम नहीं तुम्हें कौन सी बात ने मुतासिर किया है। तुम्हारी कैफियत देखकर सच्ची बात है कि मैं कुछ अफसुर्दा सा हो गया हूँ। उसने निगाहें उठाई और फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अली, कोई खास बात नहीं। मैं सिर्फ ये सोचती रही हूँ कि तुम्हारी हैसियत के मुताबिक तुम्हें कोई मकाम नहीं दे सकी, लेकिन मुझे मालूम भी तो नहीं था। ये ख्याल आता है तो जहन किसी कदर मुतमईन हो जाता है। बस न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई है मुझ पर। मैंने कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारे एहसासात हैं साइका, और कोई खास बात नहीं है। मैं बिल्कुल वही हूँ जो पहले था। तारीना हार्डो ने मेरे मुतालिक जो कुछ बताया है वो भी दुरुस्त है। मैं कानून का तालिब इल्म था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान जाना चाहता था और वहाँ रहकर अपने वतन की खिदमत करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन एब्रन हॉल में, जैसा कि तुम्हें तारीना हार्डो ने बताया, कुछ यहूदियों की लाफो गुजाफ सुनकर मैं अपने आप को बाज न रख सका, और उसके बाद से मैंने यहूदियों के खिलाफ अपनी अमली जिद्दोजहद का आगाज कर दिया। यहाँ मिस्टर चक लॉरिस के सिलसिले में भी सिर्फ इंसानियत का जज्बा ही कार फरमा था और फिर तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हारी अपनी जात में बहुत कुछ है साइका। तुम रंगो नस्ल और मजहब से मावरा होकर अपने आप को इस सिलसिले में इस हद तक मुलव्विस किए हुए हो कि हमें शर्मिंदगी होती है। हाँ साइका, ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा तहे दिल से एहतराम करता हूँ। फिर कम से कम इस बात से भी तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना सही नाम बताया, गो मुख्तसर बताया, यानी मैं तुम पर एतमाद करता हूँ। वरना चाहता तो अपने आप को छुपा सकता था। अब इन तमाम बातों की रोशनी में तुम अगर अपने जहन पर कोई बोझ रखना चाहती हो तो फिर मजबूरी है, वरना अब इसकी गुंजाइश तो नहीं है। साइका मुझे देखती रही, देर तक देखती रही, और उसके बाद दफतन उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, हाँ अली, तुम्हारा शुक्रिया। बात सब सच कही है तुमने, मेरा दिल इसे तस्लीम करता है। मैंने कहा, साइका, इस ख्याल को जहन से निकाल दो कि मैं क्या कर चुका हूँ और दरपेश मसले पर गौर करो। इस मामले का ताल्लुक थोड़ा बहुत मुझसे भी निकल आया है। मिस्टर आइंस्टाइन की पोजीशन अजीब सी हो रही है मेरी निगाहों में। कभी मैंने ये सोचा उनके बारे में कि वो एक मुखलिस इंसान हैं, और कभी ये सोचा कि वो सिर्फ जमाना साज हैं। यानी हालात कुछ इस तरह तब्दील होते रहे हैं कि मैं खुद उनके बारे में उलझन का शिकार रहा। अब तुम इस सिलसिले में क्या करना चाहती हो और मुझे किस तरह तुम्हारे साथ शरीक होना चाहिए? वो बोली, अली, मैं सचमुच इतनी नर्वस हो गई हूँ कि सही तौर पर कोई फैसला करने के काबिल नहीं रही, और फिर शायद मेरा दिल भी अंदर से ये नहीं चाहता कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं कोई फैसला करूँ। तुम अपने तौर पर सारे वाकयात से वाकिफ हो चुके हो, लिहाजा तुम मुझे बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, चलो ऐसा ही सही। तारीना हार्डो से मेरी कुछ और भी गुफ्तगू हुई है। ये भी मालूम किया है मैंने कि ये फाइल और फिल्म उन्हें इस्तांबुल में ग्रीन पोल के सुपुर्द करना थी, और अब भी ऐसा ही होगा। उन्होंने मिस्टर आइंस्टाइन के उस एजेंट को जो ये तमाम चीजें ले जाएगा इस्तांबुल आने की दावत दी है। वो बोली, तो फिर क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि क्या हम इस्तांबुल जाएंगे? मैंने कहा, अगर मुनासिब समझो तो तुम न जाओ, ये काम सिर्फ मुझे करने दो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम पीछे से मुझे कमांड करो, और अगर कोई ऐसी उलझन या मुश्किल पेश आ जाए जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मेरा साथ दो। वो बोली, लेकिन इस्तांबुल में मेरी पहुंच इतनी दूर तक तो नहीं है, हमें तुर्की पहुंचकर इंतजामात करना होंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं तुर्की चला जाता हूँ, तुम सूरत हाल को किसी भी तरह काबू में करके वहां पहुंच जाओ, या अगर ना भी पहुंचना चाहो तो फिर मुझ पर इन्हिसार करो। मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम बआसानी अंजाम दे सकूं। वो बोली, गोया तुम तन्हा जाना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ, ये हमारे हक में बेहतर रहेगा। बात अगर मिस्टर आइंस्टाइन की बीवी और उसके बेटे की न होती तो शायद मैं इस तरह काम न करता। साइका पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, उस औरत और उस बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम। मैंने कहा, मैं रेड पैंथर के एक रुकन की हैसियत से इस्तांबुल जाऊंगा। वो बोली, अरे नहीं, तुम्हारी अपनी शख्सियत। मैंने कहा, बस अब इस सिलसिले में तुमसे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम इंतजामात करो, फाइल की एक माइक्रो फिल्म बनवाना है मुझे, ताकि हम बिल्कुल ही उससे महरूम ना हो जाएं। ये फिल्म तुम अपने पास महफूज रखोगी और मेरी एक अमानत भी तुम्हारे पास रहेगी, समझी? उसने कुछ ताज्जुब से पूछा, तुम्हारी अमानत? वो क्या है? मैंने जेब से वो माइक्रो फिल्म निकाल कर साइका के हवाले कर दी और कहा,
अभी दौरान गुफ्तगू तुमने सुना होगा कि मुझे मिस्टर आइंशलायर ने एक मिशन पर भेजा था और इसी मिशन के सिलसिले में मैंने एक फिल्म भी बनाई थी। जब मैं सनमैन के सामने पहुंचा और मुझे इल्म हुआ कि मिस्टर आइंशलायर अपने वादों से मुनहरिफ हो चुके हैं तो मैंने वो फिल्म सनमैन के सामने ही जला दी। वो बोली, हाँ, तारीना हार्डो ने उसका तस्करा किया था। मैंने कहा, दर हकीकत साइका, मैंने असल फिल्म नहीं जलाई थी। वो सिर्फ एक सादा फिल्म थी जो मैंने इस ख्याल के तहत सनमैन के सामने जला दी कि वो असल फिल्म की तरफ से गाफिल हो जाएं। ये फिल्म 100% यहूदियों के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में है। अगर ये बर वक्त उन तक पहुंच जाएगी तो वो इस मंसूबे से आगाह होकर कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि तुम ये फिल्म बैरूत हेडक्वार्टर भिजवा दो? साइका ने मुस्तैदी से कहा, यकीनन हो सकता है। ये तो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है अली। मैंने फिर कहा, तुम सोच लो साइका, और इस बात से तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं तुम पर कितना एतमाद करता हूँ। जो चीज़ मैं दुनिया से छुपाए हुए था और सिर्फ खुद तक महदूद रखी थी, अब तुम्हारे हवाले है। मैंने वो फिल्म साइका के हवाले कर दी। वो बोली, मैं इसे जिंदगी की हर कीमत पर बैरूत पहुंचाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, बस तो यूं समझ लो कि दूसरा काम मेरी जिम्मेदारी है। तुम अब इस सिलसिले में तमाम तफक्कुरात अपने जहन से निकाल दो। साइका काफी हद तक मुतमईन हो गई थी और उसके बाद की तमाम कार्रवाइयां मुश्तरका तौर पर हुई, जिसमें साइका, तारीना हार्डो और मैं तीनों शामिल थे। हम लोगों के दरमियान अब कोई इख्तिलाफ नहीं था। मिस्टर आइंशलायर से राब्ता कायम कर लिया गया था, लेकिन मेरी ही दरखास्त पर उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उनके लिए काम करने वाला अली जार खान है, और इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ रेड पैंथर्स का हवाला दिया गया था। इस बात का इजहार किया गया था कि रेड पैंथर्स पूरी तरह मिस्टर आइंशलायर की मदद पर आमादा हैं। हमारे दरमियान सारे मामला तय हो गए थे। फिल्म की एक माइक्रो फिल्म महफूज कर ली गई थी। वैसे तारीना हार्डो ने यह भी बताया था कि उसकी खुसूसी नकल खुद मिस्टर आइंशलायर के पास मौजूद है। ताहम अपने तौर पर मैंने उसकी माइक्रो फिल्म साइका के पास महफूज करा दी थी। सारे प्रोग्राम तय पा गए थे और ये तय हुआ था कि मुझे एक डच बाशिंदे की हैसियत से इस्तांबुल भेजा जाएगा। मेरे लिए कागजात वगैरह भी तैयार करा लिए गए थे। बिलाखिर एक तैयारा मुझे लेकर तुर्की चल पड़ा और मैं अपने जहन में वही तमाम एहसासात लिए हुए ये सफर करने लगा जो इससे पहले की मुहिमात में मेरे जहन में हुआ करते थे। दर हकीकत अब दिल को कुछ करार सा आ गया था। तहजीब मैल्कम एक्स के वजूद को इसलिए मैंने अपने जहन से निकाल फेंका था कि वो मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा था। मेरी मोहब्बत अपनी जगह, मगर जरूरी नहीं था कि मैं उसमें कामयाब ही रहता। तहजीब की जिंदगी उसकी तकदीर से वाबस्ता थी। अगर उसे जिंदा रहना है तो वो यकीनन जिंदा रहेगी, कोई उसे नहीं मार सकता, और अगर मौत ही उसका मुकद्दर है तो मैं भी उसे नहीं बचा सकता। अब इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता था। नीले समंदर की गहराइयों से बुलंद होता हुआ गुंबदों और मीनारों का शहर मेरे सामने आ गया था। ये इस्तांबुल था। इस्तांबुल के होटल ग्राउंड टावर में मेरे लिए कमरा नंबर 620 मखसूस था। ये खूबसूरत होटल था और इस्तांबुल जैसे जदीद शहर में कम से कम मैं ऐसे ही होटलों की तवक्को रखता था। उसके बाएं जानिब आबनाए बास्फोरस में हलचल मची हुई थी। एशिया और यूरोप के दरमियान बेशुमार मुसाफिर बरदार कश्तियां रवां दवां थीं। सामान से लदे हुए बेड़े, मच्छरों की लातादाद कश्तियां, दुनिया के हर कोने से आए हुए तिजारती जहाज और फिर हॉर्न और भोंपू की मुतवातर आवाजें। आबनाए बास्फोरस की खूबसूरती और उसके किनारे आबाद इस्तांबुल को देखकर दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। जहन में इस्तांबुल के बारे में बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे की हसीन दुनिया को छोड़कर बाहर निकला तो तरह तरह के तमाशे निगाहों के सामने बिखरे हुए थे। साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों और स्टीमरों पर रंग बरंगे कुमकुमे रोशन थे। किनारे किनारे समंदर में बेशुमार छोटी छोटी कश्तियों में तेल के लैंप जल रहे थे। लहरों के झकोलों से कश्तियां झूलती तो लैंप के बुलंद शोले फड़फड़ा कर रह जाते। मैंने ऊपर से झांक कर देखा तो हर कश्ती में अलाव रोशन था, जिनके ऊपर बड़े बड़े थालों में मछली तली जा रही थी। ये मछली जाल के जरिए कश्ती के दूसरे सिरे पर पकड़ी जा रही थी। मछली का एक खस्ता टुकड़ा, डबल रोटी और एक अनछिली प्याज सिर्फ 2 लीरे में। मैंने बेख्तियार एक सिक्का मांझी की तरफ उछाल दिया और उसने अखबार के कागज में लिपटी हुई मछली मुझे थमा दी। जब तक मुमकिन हो सका घूमता रहा और उसके बाद वापस होटल पहुंच गया। होटल के पार्किंग लॉट से अंदर दाखिल हुआ। बहुत सी कारें खड़ी हुई थीं, लेकिन बाहर ज्यादा रश नहीं था। फिर एक रविश के पास से गुजर रहा था कि दफतन एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मेरी तस्वीर उतार दी गई थी। रोशनी के झमाके से निगाहों को कुछ फुर्सत मिली तो मैंने उस समत देखा।
एक खूबसूरत सी हसीन लड़की हाथ में कैमरा लिए हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी ये हरकत नागवार गुजरी और मैं सर्द निगाहों से उसे घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, दफतन किसी समत से एक बुलंद कामत आदमी ने झपटा मारकर वो कैमरा लड़की के हाथ से छीन लिया और दौड़ता चला गया। मैं हक्का बक्का रह गया था। लड़की की हालत भी खराब हो गई थी। वो परेशान निगाहों से दौड़ते हुए आदमी को देखने लगी, जो एक छलांग लगाकर कई गाड़ियों की छतों को फलांगता हुआ बिलाखिर होटल के अहाते से बाहर निकल गया था। कैमरा उसके पास था और लड़की हैरत ज़दा खड़ी उसी समत देख रही थी। फिर उसकी निगाहें मेरी समत हो गईं और वो इस तरह कुछ हवन्नक सी हो गई जैसे उसकी समझ में कुछ न आ रहा हो। मैंने अंग्रेजी में पूछा, ये क्या हरकत थी? उसने कहा, ओ मिस्टर सॉरी, बस ये एक मजाक था। मैंने बदस्तूर दुरुस्त लहजे में कहा, कैसा मजाक? वो रूहानसी सी हो गई। उसके नथने इस तरह फूलने पिचकने लगे और होंठों के जाविये इस तरह टेढ़े हुए जैसे कोई छोटा सा बच्चा चोट लगने से बसोरने लगता है। मैंने उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देखे। ऐसी मासूम शक्ल थी उसकी कि बेख्तियार तबीयत में कुछ नरमी पैदा हो गई। मैंने अपना सवाल फिर दोहराया, ये सब कुछ क्या था? लड़की बसोरते लहजे में बोली, मजाक। उसने यही कहा था मुझसे। मैंने पूछा, किसने? बोली, वही जो कैमरा लेकर भाग गया। मैंने पूछा, कौन था वो? वो बोली, मैं नहीं जानती, बस मैं यहाँ खड़ी हुई थी कि वो आया और कहने लगा कि उन साहब की एक तस्वीर खींचो, मैं उनसे मजाक करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे शरारत आमेज अंदाज में उसने ये बात कही थी कि मैं तैयार हो गई और फिर उसने कैमरा मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैं कुछ भी न समझ सकी। पता नहीं वो कैमरा लेकर क्यों भाग गया। मैं गहरी निगाहों से उस लड़की को देखने लगा। उसका हुलिया, उसकी शख्सियत और जो कुछ नजर आ रहा था, उसे देखकर ये अंदाजा होता था कि वो वाकई मासूम है। लेकिन कैमरा लेकर भागने वाला कौन था? क्या ग्रीन पोल का आदमी था? एक लम्हे के लिए जहन बुरी तरह उलझ गया। अगर ऐसी बात थी तो उसे मेरी तस्वीर बनाने की क्या जरूरत थी? प्रोग्राम के मुताबिक मुझे उन लोगों से मिलना ही था, तो फिर उससे पहले ये कार्रवाई क्यों की गई? लड़की अब भी उसी तरह खड़ी हुई थी। बोली, मैं नहीं समझती कि आपको इस तस्वीर बनाने से क्या नुकसान पहुंचा, लेकिन जिस तरह वो कैमरा लेकर भागा है, इससे मैं नर्वस हो गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। लड़की मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। पीछे आने का मकसद मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि मैं लिफ्ट में दाखिल हो गया। जब मैं लिफ्ट में पहुंचा तो लड़की भी जल्दी से अंदर आ गई। मैंने एक निगाह उसे देखा। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। पता नहीं अब क्या चाहती है, मैंने सोचा। लिफ्ट ऊपर पहुंच गई। उसने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो खुद कौन से फ्लोर पर जाना चाहती है। मैं अपने फ्लोर की राहदारी पर उतरा तो वो भी मेरे साथ बाहर निकल आई। तब मैंने मजबूर होकर पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस? वो बोली, मेरा नाम सैंड्रा है। मैंने कहा, बेहतर है, बड़ी खुशी हुई आपका नाम सुनकर। आप मेरे साथ क्यों आ रही हैं? बोली, नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, रूम नंबर 619। मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में पूछा, 619? क्योंकि 620 मेरे कमरे का नंबर था। बोली, जी हाँ, ये देखिए मेरे पास उसकी चाबी भी मौजूद है। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मैं क्यों तैयार हो गई थी, बेवकूफ़ी ही हो गई थी मुझसे, उसने कहा, और मैंने उसके बाद कोई जवाब न दिया। लड़की ने मेरे सामने ही कमरा नंबर 619 का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। लेकिन मेरे लिए सोचने को वो बहुत कुछ छोड़ गई थी। ये सब कुछ इत्तेफाकी तौर पर नहीं हो सकता था। क्या यह मुमकिन था कि लड़की इन मामलात से लाताल्लुक हो? बज़ाहिर तो सीधी साधी और मासूम ही नजर आती थी, लेकिन वो शख्स कौन था जिसने मेरी तस्वीर बनवाई थी? कमरे में आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। एहतियात से दरवाजा खोला तो सैंड्रा सामने खड़ी थी। मैंने कहा, जी फरमाइए। बोली, मेरा नाम सैंड्रा वॉलरिच है। मैंने कहा, आधा नाम आप पहले भी बता चुकी हैं। नाम मुकम्मल करने का शुक्रिया, मैंने कहा, और इंतहाई बदअखलाकी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद कोई आवाज न सुनाई दी। ग्राउंड टावर में मुझे खास तौर से भेजा गया था। कमरा नंबर 620 भी खुसूसी तौर पर मेरे लिए रिजर्व कर दिया गया था, जिसकी मुझे इत्तला दे दी गई थी। सूरत हाल ये थी कि अब इस कमरे में मुझे ग्रीन पोल का नया प्रोग्राम मिलना था। फाइल में निहायत एहतियात से यहाँ तक ले आया था, लेकिन उसकी हिफाजत भी मुझ पर फर्ज थी। आम हालात होते तो शायद मैं उसके बारे में ज्यादा न सोचता, लेकिन अब मुझे मोहतात होना पड़ा था। चुनांचे मैंने फाइल को महफूज करने के लिए कमरे में कोई जगह तलाश की, ऐसी जगह जहां किसी का जहन न पहुंच सके, और वो जगह बिलाखिर मुझे नजर आ गई। छत में एक बड़ा चौकोर शेड लगा हुआ था, जिसकी रोशनी ठंडी और ख्वाबनाक थी। तेज रोशनी के लिए दूसरे शेड लगे थे। रोशनी को नीचे मुनक्किस करने के लिए शेड पर एक प्लेट लगी थी। उस प्लेट को खोलकर मैंने फाइल उसके दरमियान रखी और प्लेट दोबारा कस दी। रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था।
ज्यादा से ज्यादा ये कि मैं उसे रोशन नहीं करूंगा। बहुत से लोगों को तारीकी में सोने की आदत होती है, मैंने ऐसा ही किया। रात पुरसुकून गुजर गई। दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होकर बाहर निकला तो सैंड्रा कहीं जा चुकी थी। राहदारी सुनसान पड़ी थी और अतराफ में कोई मौजूद नहीं था। सैंड्रा के कमरे का ताला खोलने में मुझे दिक्कत पेश नहीं आई। मैं एहतियात से अंदर दाखिल हो गया। उसका सामान बेतरतीब पड़ा था। मैंने बरक रफ्तारी से उसके सामान की तलाशी ले डाली, लेकिन उसमें से कोई काम की चीज नहीं बरामद हुई थी। चुनाचे मैं उसी खामोशी से वापस आ गया। अभी तक किसी ने मुझसे राब्ते की कोशिश नहीं की थी। बहरहाल उसमें वक्त लग सकता था। मुझे हिदायत कर दी गई थी कि इसका एहसास न करूं और किसी भी तरह खुद को उनके लिए बाउंड न करूं। मुझसे राब्ता कायम करना उनका काम होगा। अपने कमरे में आकर कुछ देर आराम करता रहा, फिर लिबास वगैरह तब्दील किया और बाहर आया। थोड़ी दूर पहुंचकर एहसास हुआ कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मैं मोहतात हो गया। ताक़ुब करने वाले वो भी हो सकते हैं जिन्हें मुझसे मिलना है। एक दुकान के शोरूम के सामने पहुंचकर मैं खड़ा हो गया। मैंने उस शख्स को एक पतली सी गली मुड़ते देखा जिस पर मुझे मुताकिब का शुबा हुआ था। एक लम्हे तक मैं खड़ा सोचता रहा, फिर आगे बढ़ गया। काफी दूर पैदल चलता रहा, लेकिन ताक़ुब करने वाला दोबारा नजर नहीं आया। ये बात समझ में नहीं आई थी। अगर ताक़ुब शुरू किया गया था तो खत्म क्यों कर दिया गया? मुमकिन है खुद ताक़ुब करने वाले को एहसास हो गया हो कि मैं उससे वाकिफ हो गया हूँ, इसलिए उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली हो। लेकिन ये दूसरा भी मुझे नजर नहीं आया था। मैं जहन झटक कर आगे बढ़ता रहा। अब सब कुछ हालात पर ही छोड़ दिया जाए, यही मेरे हक में बेहतर है। खुद को इस जहनी गुबार से आज़ाद करवाने के लिए मैं इस्तांबुल की तारीख में खो गया। मेरे कदम आगे बढ़ गए। मैं जिस कदर घूम सकता था घूमता रहा। बहुत कुछ देखा और जब थक गया तो वापस ग्राउंड टावर चल पड़ा। काउंटर से चाबी लेकर मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। राहदारी में मुकम्मल सुकून था। मैंने चाबी सुराख में डाली तो एक लम्हे में किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कुछ हुआ था। बहरहाल चाबी घूम गई। एक लम्हा तवक्कुफ करने के बाद मैंने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के करीब ही स्विच मौजूद था। रोशनी की तो ऐन सामने पस्ता कामत और गठे हुए बदन के मालिक एक शख्स को खड़े देखा, जिसके बदन पर सफेद सूट और सर पर सुर्ख टोपी थी। हाथ में दबे हुए स्याह पिस्तौल की नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। वो खद्दोखाल से मकामी मालूम होता था, लेकिन उसके पीछे सोफे पर जो शख्स बैठा हुआ था वो किसी यूरोपीय नस्ल का बाशिंदा था। पस्ता कामत ने पिस्तौल को जुम्बिश देकर कहा, दरवाजा बंद कर दो। मैंने किवाड़ को पांव से धकेल कर इस तरह हैंडल घुमाया कि दरवाजा लॉक न हो सके, लेकिन महसूस यही हुआ जैसे उसे लॉक कर दिया गया है। इस बात पर वो दोनों ही तवज्जो नहीं दे सके थे। पस्ता कामत दरमियान से हट गया। सोफे पर बैठे हुए शख्स ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, जो कुछ तुम लाए हो वो कहाँ है? मैंने परेशान लहजे में कहा, कौन हो तुम और इस तरह? वो बोला, तुम जानते हो हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। मैंने कहा, जो कुछ चाहते हो उसे हासिल करके यहाँ से चलते क्यों नहीं बने? वैसे तुम मेरे सामान की तलाशी ले चुके हो। आवारागर्दी करने वाले सयाह अपने साथ बड़ी रकमें और कीमती चीजें नहीं रखते। मुझे ताज्जुब है यहाँ ऐसे मयारी होटल भी महफूज नहीं है। वो बोला, अड़ने की कोशिश मत करो। फाइल कहाँ है? मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में पूछा, फाइल? वो शख्स दांत पर दांत जमा कर खड़ा हो गया। उसने मकामी आदमी से कहा, सीधी उंगलियां किसी को पसंद नहीं आती, इसकी तलाशी लो। मकामी आदमी ने पिस्तौल जेब में रख लिया। अब उस यूरोपीय बाशिंदे ने पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ सीधा कर लिया था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। ये तरीक़ाकार अनोखा था। फाइल तो इन्हीं लोगों के लिए लाई गई थी, फिर इसके हुसूल का ये अंदाज क्या मानी रखता है? और फिर फाइल के बदले तो मिस्टर आइंशलायर के बीवी और बच्चे की रिहाई मशरूत थी। ये कौन लोग हैं और फाइल के बारे में क्या जानते हैं? सूरत हाल से अंदाजा होता था कि बात आसानी से नहीं बन सकेगी और कुछ करना पड़ेगा, और जो कुछ करना था उसके लिए मैं सिचुएशन बना चुका था। पस्ता कामत मकामी मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने झुककर मेरे लिबास की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन उस बेवकूफ ने अपना पिस्तौल मेरे सामने ही जेब में रखा था। मैंने तलाशी देने के लिए बदन ढीला छोड़ दिया और यूं ही वो मेरी जद पर आया, मेरे एक हाथ ने निहायत महारत से उसकी जेब हल्की कर दी। जेब हल्की होते ही वो सूरत हाल समझ गया और उसने मुझसे लिपट पड़ने की कोशिश की, लेकिन साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से निकलने वाली गोली ने उसके सीने में सुराख कर दिया। सफेद फार्म के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के जरूर थी, लेकिन वो लड़ाई भिड़ाई में कच्चा नहीं था। इस मौके पर उसे वही करना चाहिए था जो उसने किया। वो फुर्ती से जमीन पर लेट गया। गिरते गिरते उसने मुझ पर फायर कर दिया। गोली मेरे कोट की आस्तीन चीरती हुई निकल गई, लेकिन मैं भी इस सूरत हाल के लिए तैयार था। चुनाचे मैंने फुर्ती से बेड के पीछे छलांग लगा दी और किसी कदर महफूज जगह पहुंच गया। यहाँ से अगर मैं चाहता तो उस सफेद फार्म को आसानी से गोली का निशाना बना सकता था,
लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो जिंदा मेरी गिरफ्त में आ जाए ताकि मैं उससे मालूमात हासिल कर सकूं। उसने मेरी इस मौजूदा पोजीशन से अपने आप को बचाने के लिए 2-3 करवटें बदली और उसके साथ ही फायर कर दिया। गोली ने बेड के करीब ड्रेसिंग टेबल के शीशे को चिकनाचूर कर दिया। मैं इतना महफूज नहीं था कि उससे मुकम्मल तौर पर बचा रहता। हम दोनों की चलाई हुई गोलियां बआसानी एक दूसरे को खत्म कर सकती थीं। रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब था और उसके सर से तकरीबन 2-3 इंच ऊंचा उठकर मैं फायर करने की कोशिश करता तो उसका भेजा उड़ जाता। मैंने उसे खौफजदा करने के लिए फायर किया और गोली अकबी दीवार में पैवस्त हो गई। वो घुटनों के बल झुक गया और झुककर आड़ लेता हुआ दरवाजे की जानिब सरकने लगा। मुझे खदशा था कि इस हंगामे की खबर बाहर जरूर जाएगी और उसके बाद मुसीबतें ही मुसीबतें थीं मेरे लिए। चुनाचे मैं कम से कम फायर करना चाहता था, लेकिन सफेद फाम मुझसे शायद खौफजदा हो चुका था। उसने उठकर एक बार फिर फायर किया और इस बार उसका ये फायर कामयाब हो गया। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। इस सूरत हाल ने उसे थोड़ी सी तकवीत बख्शी और वो सीधा उठ खड़ा हुआ। उसके हलक से गुर्राई हुई आवाज निकली, सीधे खड़े हो जाओ, वरना इसके बाद जो फायर होगा तुम उससे नहीं बच सकोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।